ओके ये देखो, तो क्वेश्चन 24 तक कंप्लीट कर लिया था हम लोग ने, 25 से स्टार्ट करते हैं। पढ़ो क्या है 25 वाला क्वेश्चन हमारा आज का, इलास्टिक हिस्टेरेसिस, बराबर। ऐसा हिस्टेरेसिस तुमको 12th में भी आने वाला, बराबर, मैग्नेटिज्म में वहाँ पे मिलेगा हिस्टेरेसिस का, बराबर। तो देख लो क्या होता है, ये ग्राफ को बोलते हैं हिस्टेरेसिस, साइंटिस्ट का नाम है हिस्टेरेसिस, समझा। वैसा देखते हैं क्या है इलास्टिक हिस्टेरेसिस। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। कभी कभी समझो कोई ऐसा मटेरियल हमारे पास है, ऐसा वैसे बहुत देखा जाए तो बहुत सारा ऐसा मटेरियल है जिसमें स्ट्रेस बढ़ाएंगे तो स्ट्रेन बढ़ता है, मतलब हुक्स लॉ कल पढ़ाया तुमको मैंने, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, बराबर, उसको बोलते हैं ना हुक्स लॉ, बराबर। तो कुछ एक लिमिट के बाद अगर मैं स्ट्रेस बढ़ाऊं तो स्ट्रेन वैसा बिहेवियर नहीं दिखाता है। याद है कल का पॉइंट में एक सिंपल उधर लिखा था विद इन इलास्टिक लिमिट, बराबर। तो कुछ एलिमेंट या फिर कुछ मटेरियल हमारे पास ऐसा है जिसमें अगर मैं स्ट्रेस बढ़ाऊं, बराबर, स्ट्रेस कंटिन्यूसली इंक्रीज करते जाएंगे तो एक पर्टिकुलर पॉइंट बाद वो तुम्हारा हुक्स लॉ उसको फॉलो नहीं करता है, मतलब स्ट्रेस स्ट्रेन के हिसाब से बढ़ता नहीं है। स्ट्रेस बढ़ाया स्ट्रेन तो बढ़ेगा नहीं, समझा। या फिर स्ट्रेस डाउन हो जाए तो भी स्ट्रेन वहीं का वहीं रहता है थोड़ी देर के लिए, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, मतलब हुक्स लॉ ओबे नहीं करता, ऐसा कुछ मटेरियल हमारे पास है, उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला पॉइंट फर्स्ट पढ़ो क्या है, इन केस ऑफ सम मटेरियल्स लाइक वल्कनाइज्ड रबर, मालूम है तुमको, एक नेचुरल रबर होता है, नेचुरल रबर, इसको बोलते हैं पॉलीआइसोप्रीन, मैं तुमको पढ़ाऊंगा 12th में। नेचुरल रबर जो होता है उसको बोलते हैं, उसका केमिकल नाम है पॉलीआइसोप्रीन, बराबर। उसका जब वल्कनाइजेशन करते हैं, ध्यान दो सब यहाँ पे, वल्कनाइजेशन का मतलब क्या है, उसको सल्फर के साथ रिएक्ट करते हैं, किसके साथ रिएक्ट करते हैं, जिसकी वजह से उस नेचुरल रबर का टेंसाइल स्ट्रेंथ, बराबर, बहुत सारा प्रॉपर्टी है, स्टिफनेस हो सकता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ हो सकता है, समझा, वो बढ़ जाता है वो प्रॉपर्टी, तो ज़्यादा अच्छा हो गया ना, समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ। नेचुरल रबर जो है होता है उसको, उसका नाम है पॉलीआइसोप्रीन, पर उसको पॉलीआइसोप्रीन बोलते हैं। जब उसका हम लोग वल्कनाइजेशन करते हैं, वल्कनाइजेशन मतलब रिएक्शन विद सल्फर और कोई और भी एलिमेंट हो सकता है, ऑक्सीजन के साथ भी होता है, मेनली रबर का जो वल्कनाइजेशन होता है वो सल्फर के साथ होता है, समझा। तो पॉलीआइसोप्रीन का एक चेन है, दूसरा पॉलीआइसोप्रीन का चेन है, उनके बीच में सल्फर का एक लिंकेज आ जाता है, सल्फर का बॉन्ड बन जाता है, तो उसको बोलते हैं क्या, वल्कनाइज्ड रबर, समझा। वल्कनाइज्ड रबर के पास कुछ ज़्यादा अच्छा प्रॉपर्टी होता है एज कम्पेयर टू नेचुरल रबर, जैसे कि उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, उसका स्टिफनेस बढ़ जाता है, समझा। ऐसा बहुत सारा और भी प्रॉपर्टी है, तो ज़्यादा अच्छा क्या है, नेचुरल की वल्कनाइज्ड रबर, वल्कनाइज्ड रबर उसकी बात करें हम लोग, वल्कनाइज मतलब बहुत उसके वो ज़्यादा इलास्टिक भी होता है, अच्छा, बराबर। तो फिर से एक बार पढ़ो जरा, क्या पॉइंट पढ़ रहे थे हम लोग, इन केस ऑफ सम मटेरियल्स लाइक वल्कनाइज्ड रबर, जब स्ट्रेस, देखो स्ट्रेस की बात हो रही है, स्ट्रेस और स्ट्रेन, मालूम है स्ट्रेस बढ़ा है तो क्या बढ़ता है, बढ़ना चाहिए, यही तो हुक्स लॉ है, लेकिन विद इन इलास्टिक लिमिट। चलो पढ़ते क्या हो रहा है, पढ़ो, व्हेन द स्ट्रेस अप्लाइड ऑन द बॉडी डिक्रीजेस टू 0, मतलब एक बॉडी है, बड़ा एक कुछ तो रहेगा, समझो रबर है, वल्कनाइज्ड रबर, उसको हम लोग ने ऐसा स्ट्रेस लगाया, छोड़ दिया यहाँ से, बड़ा, तो स्ट्रेस जो भी था वो लास्ट में कहाँ पे आ गया, 0 पे आ गया ना, बड़ा। व्हेन द स्ट्रेस अप्लाइड ऑन द बॉडी डिक्रीजेस टू, जब डिक्रीज हो गया 0, स्ट्रेस डिक्रीज हो गया तो स्ट्रेन को भी क्या होना चाहिए था, डिक्रीज होना चाहिए था। स्ट्रेस इंस्टेंटली 0 हुआ तो स्ट्रेन को भी इंस्टेंटली क्या होना चाहिए था, लेकिन स्ट्रेन टाइम लेता है, बड़ा, स्ट्रेन तो कुछ टाइम ले लेता है 0 होने के लिए। आगे पढ़ो क्या है, द स्ट्रेन डज नॉट रिटर्न टू 0, होता ही नहीं वहाँ पे, पर उसको बहुत टाइम लग जाता है वहाँ पे, समझ में आ रहा है। यहाँ पे हो क्या रहा है, कुछ मटेरियल जैसे कि वल्कनाइज्ड रबर, समझा, इसमें अगर मैंने स्ट्रेस इंक्रीज किया और स्ट्रेस को यहाँ से मतलब जो भी रबर को छोड़ दिया तो वो डिक्रीज होते होते क्या हो गया, 0, स्ट्रेस 0 हो गया, लेकिन स्ट्रेन 0 होता है क्या, नहीं होता है। ये प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, द स्ट्रेन डज नॉट रिटर्न्स टू 0 इमीडिएटली, 0 होएगा, मैं बोला ना 0 होएगा, लेकिन टाइम लेगा वो, कौन, स्ट्रेन, स्ट्रेस तो इंस्टेंटली 0 हो जाता है, समझा, समझा रहा पॉइंट क्या है। द स्ट्रेन लैग्स द स्ट्रेस, लैग्स का मतलब समझा था, पीछे रह गया, अरे स्ट्रेस डिक्रीज होके 0 हो गया, स्ट्रेन को भी इंस्टेंटली डिक्रीज होके क्या हो जाना चाहिए था, 0, लेकिन स्ट्रेन हुआ क्या, वो टाइम ले रहा है 0 होने के लिए, मतलब लैग कर रहा है पीछे, किससे लैग कर रहा है, स्ट्रेस से, स्ट्रेस से लैग हो गया ना, पीछे हो गया स्ट्रेस से, स्ट्रेन, बराबर। हाँ, द स्ट्रेन लैग्स बिहाइंड द स्ट्रेस, बराबर, ये जो लैगिंग है ना, लैगिंग का प्रोसेस मतलब ये पीछे रह गया, कौन पीछे रह गया, स्ट्रेन, जबकि स्ट्रेस क्या हो गया है, 0 हो गया ना, मतलब आगे मतलब 0 हो गया, स्ट्रेस 0 हो गया, लेकिन स्ट्रेन अभी भी 0 हुआ नहीं है। ये प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं इलास्टिक हिस्टेरिसिस, मतलब ये इलास्टिक हिस्टेरिसिस दिखा सकते हैं इसको, कहाँ थे हम लोग, हाँ ये ना, पढ़ो क्या था, द स्ट्रेन लैग्स बिहाइंड द स्ट्रेस, दिस, यही लैगिंग को बोलते हैं हम लोग हिस्टेरिसिस, बराबर। दिस लैगिंग ऑफ स्ट्रेन बिहाइंड द स्ट्रेस इज कॉल्ड एज इलास्टिक हिस्टेरिसिस, समझा, समझा। इलास्टिक हिस्टेरिसिस क्या है, ये एक फिनोमिनन है जिसमें कौन किससे लैग होता है,
स्ट्रेन लैग होता है किससे? स्ट्रेस से, बराबर। स्ट्रेस से स्ट्रेन तुम्हारा, ध्यान दे कुछ भी क्या बोलता है, स्ट्रेस से स्ट्रेन क्या हो जाता है? लैग हो जाता है, बराबर ना। ये प्रोसेस किसके अंदर हो रहा है, मतलब समझाने के लिए मैंने क्या यूज किया है, वल्कनाइज्ड रबर। उसमें तो फिनोमिनन क्या है समझ, एक बार फिर से बता, क्योंकि थियरी है तुमको समझना पड़ेगा यहाँ पे हो क्या रहा है। देखो कुछ मटेरियल हमारे पास ऐसे है, जैसे कि एग्जांपल वल्कनाइज्ड रबर, बता दिया वल्कनाइज्ड रबर क्या, वो केमिस्ट्री में आएगा 12th में, अभी जस्ट थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दिया। उसमें अगर स्ट्रेस इंस्टेंटली जीरो होता है, स्ट्रेन इंस्टेंटली जीरो हो पाता है क्या? नहीं, उसको टाइम लग जाता है, कुछ टाइम लग जाता है। ये जो लैग हो गया, कौन? स्ट्रेन। किससे लैग हो गया? स्ट्रेस से लैग हो गया, बराबर। यही फिनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं? हिस्टेरेसिस या फिर इलास्टिक हिस्टेरेसिस। समझा? अब देखो क्या होता है, उसका एक ग्राफ भी यहाँ पे दिया है। ये ग्राफ को देख के यहाँ पे पॉइंट बना, पहले ग्राफ को देख लो क्या है। वाई एक्सिस पे क्या लिया? स्ट्रेस। कल भी वाई एक्सिस पे स्ट्रेस लिया था, हुक्स लॉ में याद है, बराबर ना। और स्ट्रेन कहाँ पे लिया है? एक्स एक्सिस पे, बराबर। तो ये दिख रहा है जब स्ट्रेस स्ट्रेन, ये देखो दो कर्व है एक्चुअल में, इसमें दो कर्व है। एक कर्व ऐसा है, समझा रहे? देखो ये एक कर्व है, ये वो कर्व है जब तुम्हारा स्ट्रेस स्ट्रेन का जो कर्व, जब ये इंक्रीजिंग लोड समझा रहा है क्या, लोड बढ़ रहा है, उसके लिए ये कर्व है। समझो हाफ केजी लगाया वायर पे, जो वायर याद है रिजिड सपोर्ट से लगाया था, उसमें हाफ केजी लगाया, फिर 1 kg, फिर 2 kg, फिर 3 kg, लोड बढ़ा रहा हूं ना मैं, तो उस टाइम पे तुमको स्ट्रेस स्ट्रेन का जो कर्व मिलेगा वो ऐसा मिलेगा। समझा? अब उल्टा हाफ 1 2 3 4 ऐसा बढ़ाते बढ़ाते जा रहे थे, अब अनलोडिंग करो, उसको लोड निकालो। समझा? अब लोड निकालते निकालते जाओ, जब लोड निकालेंगे तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में अब हम लोग क्या कर रहे हैं? अनलोडिंग कर रहे हैं ना, लोड कम कर रहे हैं। समझ आ रहा है? तो उस टाइम पे जो कर्व आता है वो ऐसा आता है, ये दिख रहा है ऐसा, या फिर ऐसा बोल सकते हो, इसको बोलते हैं हिस्टेरेसिस कर्व। ये दिख रहा है, ये जो ऐसा बना है, क्या बोलेंगे इसको? हिस्टेरेसिस कर्व। ये हिस्टेरेसिस कर्व है। चलो पढ़ो जरा पॉइंट क्या है। ये वाला फर्स्ट वाला कर्व किसका है? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर इंक्रीजिंग लोड, और दूसरा किसके लिए? डिक्रीजिंग लोड। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व वो भी है, लेकिन किसके लिए? वो डिक्रीजिंग। हुक्स लॉ के हिसाब से कर्व ऐसा आता है क्या? हुक्स लॉ, अगर हुक्स लॉ ओबे करता तो कर्व, देखो बताओ स्ट्रेट लाइन रहता है, याद है कल पढ़ा था ना, पासिंग थ्रू ओरिजिन, जिसका इक्वेशन होता है y = mx। m था, m को क्या बोलते थे हम लोग? स्लोप था, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो 3 टाइप का होता है, कल पढ़ाया था ना ये सब चीजें। ये सब याद होना चाहिए तुमको। चलो समझा ये क्या है। अब तो बेसिक प्रॉपर्टी ये सब थियरी, आज सिर्फ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ज्यादा कुछ नहीं। हार्डनेस, बराबर, हार्डनेस के बारे में पढ़ते हैं। हार्डनेस क्या होता है, बराबर, देखते क्या है हार्डनेस। चलो पढ़ो क्या है हार्डनेस। इज द, ये मटेरियल का प्रॉपर्टी है। हार्डनेस इज द मटेरियल, इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल व्हिच इनेबल्स इट टू रेजिस्ट प्लास्टिक डिफॉर्म। प्लास्टिसिटी याद है, पढ़ाया था पहले लेक्चर में, ये 3rd लेक्चर ना, प्लास्टिसिटी ये पढ़ाया था, याद है क्या होता है उसमें? क्या होता है बताओ प्लास्टिसिटी में? हाँ, रिगेन नहीं करता है वो अपने शेप साइज या फिर दोनों को, पढ़ाया था ना, पढ़ाया था। हाँ, तो वो मटेरियल जो प्लास्टिसिटी या फिर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के प्रोसेस को बराबर अपोज करता है, उसको हम लोग बोलेंगे हार्डनेस। हार्डनेस मतलब सोचो ना, हार्ड कोई, अभी समझो ये बेंच, इसमें फोर्स लगाया, क्या ये डिफॉर्म होएगा? टूट जाएगा वो डायरेक्ट ना। एक पहली बात तो जल्दी डिफॉर्म होने ही नहीं वाला है वो, समझा? कुछ बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा तो जाके वो टूट जाएगा। समझा? टूटने के टाइम पे हम लोग वो टाइम पे टफनेस देखेंगे, उसका टफनेस या फिर स्ट्रेंथ देखेंगे। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं हार्डनेस। हार्डनेस मतलब क्या? बेंड हुआ, समझा, और ये ऐसा रिटर्न आया यहाँ पे, बराबर ना। ये इसको बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं? ये कौन सा डिफॉर्मेशन है? इलास्टिसिटी है कि प्लास्टिसिटी है? ये ऐसा करके ये इलास्टिसिटी है ना। और अगर कुछ ज्यादा ही कर दिया तो टेढ़ा रह जाएगा ना, तो वो प्लास्टिसिटी है। तो हार्डनेस किसको अपोज करता है? प्लास्टिसिटी को, समझा? मतलब परमानेंट डिफॉर्मेशन, उसको अपोज करता है कौन? हार्डनेस। सिंपल याद रखो। चलो पढ़ो पॉइंट नंबर 2 क्या है? हार्ड मेटल हैज लिटिल, मालूम है क्या होता है? डक्टाइल मालूम है क्या होता है? अरे बोलो, डक्टाइल का मतलब मालूम? डक्टिलिटी पढ़ा है 10th में। डक्टिलिटी मतलब क्या होता है? हाँ बोलो, पढ़ा हुआ चीज है 10th में। लस्टर पढ़ा है, डक्टिलिटी पढ़ा है। हाँ, थिन शीट नहीं, वायर, थिन वायर में जो करने का, कोई भी मेटल वगैरह है उसको पिघलाया बराबर, और उससे हम लोग ने एक लंबा वायर बना दिया, इसको बोलते हैं डक्टिलिटी। समझा? कैन बी ड्रॉन इनटू अ लॉन्ग वायर, उसको बोलते हैं ना डक्टिलिटी। ये पढ़ाया था ना तुमने 10th में, बराबर। हाँ, तो कुछ मतलब जो हार्ड मेटल होता है वो क्या होता है? लिटिल डक्टाइल, मतलब थोड़ा ही डक्टाइल रहेगा वो, समझा? डक्टाइल थोड़ा रहेगा। एंड दे आर, बराबर है? अब बराबर है, समझ लो ना उतना क्या, बराबर। हैज लिटिल डक्टिलिटी एंड दे आर ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब मालूम है क्या? बताओ ब्रिटल मतलब। ओए ऐसा थोड़ी होता है,
कांच मालूम है, कांच, ग्लास को अगर मैंने ऐसा छोड़ दिया तो नीचे गिरता तो है, टूटता तो है, लेकिन साथ में बिखर जाता है ना, ऐसा सब अलग अलग हो जाता है मालूम है क्या उसका, उसको बोलते हैं ब्रिटल। समझा, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं ब्रिटल, बराबर। तो जो हार्ड मेटल रहता है, हार्ड मेटल, ये क्या हो सकता है, लिटिल डक्टाइल, डक्टाइल थोड़ा रहेगा, और क्या हो सकता है वो ब्रिटल टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक वो ब्रिटल भी रहता है। समझा, हार्डनेस के बारे में पढ़ रहे हैं ना, जो भी मेटल के पास हार्डनेस का प्रॉपर्टी रहेगा वो लिटिल ब्रिटल रहेगा, मतलब कुछ एक्सटेंट तक ब्रिटल रहेगा और थोड़ा डक्टाइल भी रहेगा। समझा हार्डनेस क्या, पहले अरे सिंपल पॉइंट है, हार्डनेस किसको अपोज करता है, प्लास्टिसिटी, बेसिक पॉइंट याद रखो। सेकंड पॉइंट क्या है, जो भी मटेरियल के पास हार्डनेस है, हार्डनेस का प्रॉपर्टी है, वो थोड़ा डक्टाइल रहेगा और थोड़ा ब्रिटल रहेगा। सिंपल है एकदम चीज। आगे थर्ड वाला पॉइंट, हार्डनेस एक और चीज को मेजर करता है। ये पहली बात तो रेजिस्ट कर रहा है ना, रेजिस्टेंस मेजर कर रहा है। पढ़ो क्या है, द टर्म हार्डनेस ऑल्सो रेफर्स टू द स्टिफनेस और रेजिस्टेंस टू बेंडिंग, स्क्रैचिंग और कटिंग। कोई भी चीज जब बेंड होता है तो वो मटेरियल वो बेंडिंग को अपोज करेगा ना, तो वो उसका हार्डनेस। कोई भी चीज पे हम लोग स्क्रैच लेके आते हैं, स्क्रैचिंग करते हैं ना, डिस्प्ले वगैरह पे होता है, मोबाइल के डिस्प्ले पे स्क्रैचेस वगैरह आ जाता है, तो वो स्क्रैच को अपोज करने के लिए कौन सा प्रॉपर्टी यूज होता है, हार्डनेस। और एक और चीज है कटिंग ना, मालूम है कटिंग, हाँ, तो ये भी किसकी है, हार्डनेस। कटिंग के लिए वो ब्लेड यूज करते हैं, एक्सो ब्लेड, मालूम है, बराबर, वो ज्यादा हार्ड है तभी वो कट कर पा रहा है। समझा, तो बहुत सिंपल चीज है। 3 पॉइंट तुमको याद है, बताओ समझा। पहला पॉइंट में हार्डनेस किसको अपोज करता है, प्लास्टिसिटी। जो भी मटेरियल के पास हार्डनेस रहेगा वो लिटिल डक्टाइल रहेगा और दूसरा थोड़ा सा ब्रिटल रहेगा, ब्रिटल टू सम एक्सटेंट, बराबर, ऐसा। थर्ड पॉइंट में तुमको ये बताया कि अगर हार्डनेस है तो हार्डनेस एक्चुअल में क्या मेजर कर रहा है, बराबर, ये मेजर कर रहा है रेजिस्टेंस टू स्टिफनेस, बराबर, रेजिस्टेंस ऑफ बेंडिंग, स्क्रैचिंग और कटिंग, बराबर ना। कट होएगा वो भी, वो टाइम पे भी, मतलब हर एक बॉडी रेजिस्ट करता है ना अपने आप में, चेंज को करता है ना, रेजिस्ट। हाँ, तो वैसा। एक लास्ट पॉइंट पढ़ लो, क्या है, द ग्रेटर द हार्डनेस द ग्रेटर इज द रेजिस्टेंस ऑफ डिफॉर्मेशन। बहुत सिंपल, ये तो सिंपल कॉमन सेंस वाला पॉइंट है। ज्यादा हार्डनेस है तो जल्दी डिफॉर्म होएगा क्या, वो टाइम लगेगा डिफॉर्म होने का, बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा तुमको। सिंपल पॉइंट से आज आगे एग्जांपल, सबसे हार्डेस्ट मटेरियल ना डायमंड ना, यही तो यूज करते कटिंग वगैरह के लिए, डायमंड यूज करते ना कटिंग के लिए, बराबर। डायमंड पे स्क्रैच नहीं आ सकता, डायमंड पे स्क्रैच नहीं आ सकता, क्यों, सबसे हार्डेस्ट, अरे हार्डेस्ट से पढ़ा ना यहाँ पे, हार्डनेस का मतलब है वो अपोज करेगा किसको, स्क्रैचिंग को, कटिंग को, ये सब पढ़ा है ना अपने यहाँ पे। उस पे स्क्रैच नहीं, वो दूसरे पे स्क्रैच लेके आ सकता है। समझा, बोलो, मतलब सबसे बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है 1000 में होता है, 3000 में होता है बड़ा उसका मेल्टिंग पॉइंट। आगे सबसे बहुत इजीली स्क्रैच आने वाला चीज, या फिर समझा सबसे डिफॉर्म होने वाला चीज होता है एल्यूमिनियम। मालूम है एल्यूमिनियम बहुत इजीली डिफॉर्म हो जाता है, मतलब बेंड कर सकते हैं ना, मालूम है। हाँ एल्यूमिनियम, हाँ एल्यूमिनियम फॉइल एग्जांपल, एल्यूमिनियम हैज द लीस्ट हार्ड। ये देखो सबसे मेन पॉइंट तो इधर आ गया, सबसे ज्यादा हार्डनेस डायमंड के पास, सबसे कम हार्डनेस। ऐसा मेन थियरी वैसे भी कोई याद नहीं रखता, मेन पॉइंट की पॉइंट याद रखते हैं सब लोग। कैसा याद रखते हैं, हार्डनेस करता है क्या है, इट अपोजेस द प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी। समझा, और प्लास्टिक के बारे में बहुत कुछ डिटेल में तुम लोग लिख सकते हैं। फिर सेकंड पॉइंट बताया, जो भी मटेरियल के पास हार्डनेस का प्रॉपर्टी है वो लिटिल डक्टाइल रहता है और क्या रहता है, ब्रिटल टू सम एक्सटेंट, सिंपल। फिर थर्ड पॉइंट वो करता है क्या है, ये रेफर करता है स्टिफनेस को या फिर रेजिस्टेंस टू बेंडिंग, स्क्रैचिंग, कटिंग, ये सब, बराबर। और लास्ट पॉइंट तो बहुत इजी है, ज्यादा हार्डनेस तो जल्दी डिफॉर्म नहीं होने वाला, सिंपल। और ये 2 पॉइंट तो बहुत इजी है। डायमंड के पास मतलब डायमंड का हार्डनेस सबसे ज्यादा, एल्यूमिनियम का हार्डनेस सबसे कम। एल्यूमिनियम का फ्रेम वगैरह देखा रहेगा ना तुमने, एल्यूमिनियम फ्रेम वगैरह देखा रहेगा, बहुत जगह पे देखा रहेगा ना एल्यूमिनियम फॉइल बहुत इजीली डिफॉर्म हो जाता है, बराबर ना। समझ आ रहा है क्या है, अगर समझो एल्यूमिनियम हार्ड रहता तो इजीली डिफॉर्म होता क्या, नहीं हो पाता, समझा, ऐसा। चलो पढ़ते हैं नेक्स्ट, स्ट्रेंथ। बेसिक पॉइंट है, आज कुछ हार्डली चीज नहीं, एकदम सिंपल चीज पढ़ाएगा। स्ट्रेंथ क्या होता है, स्ट्रेंथ और हार्डनेस, पहली बात तो अलग अलग चीजें, ये समझ लो। हार्डनेस अलग चीज है और स्ट्रेंथ, समझा। सबसे हार्डेस्ट मटेरियल, सबसे लीस्ट हार्डेस्ट मटेरियल, समझा। स्ट्रेंथ किसका ज्यादा रहेगा वो तुमको बताओ, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ होगा ना, स्ट्रेंथ अलग चीज है, इससे मत कंपेयर करना। इंग्लिश का वर्ड है, ऑलमोस्ट सेम लगता है, लेकिन हम लोग फिजिक्स पढ़े डिटेल में। स्ट्रेंथ क्या, पढ़ो क्या है, इफ अ फोर्स, बस सिंपल पढ़ेगा, कुछ हार्ड नहीं, पढ़ो। इफ अ फोर्स अप्लाइड टू अ बॉडी प्रोड्यूसेस रुक जाओ, कोई भी बॉडी पे हमने फोर्स लगाया, कोई भी बॉडी पे हमने फोर्स लगाया और वो डिफॉर्म हो गया, समझा। आगे सुनो क्या हो रहा है, पढ़ो। हाइयर द फोर्स, ज्यादा फोर्स लग रहा है, ज्यादा फोर्स लग रहा है, इसका मतलब क्या है, हाइयर द फोर्स रिक्वायर्ड फॉर डिफॉर्मेशन द स्ट्रॉन्गर इज द मटेरियल, मतलब वो मटेरियल का स्ट्रेंथ ज्यादा है। कब ज्यादा है, जब फोर्स ज्यादा लग रहा है, समझ आ रहा है।
अरे कोई भी बॉडी है जिस पे हम लोग जिसका डीफॉर्मेशन कर रहे हैं भाई, तो डीफॉर्मिंग फोर्स लगाना पड़ेगा, और अगर डीफॉर्मिंग फोर्स तुमको बहुत ज़्यादा लगाना पड़ रहा है मतलब उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है। समझ में आ रहा है? सिंपल चॉइस है ना। दैट इज द मटेरियल हैज मोर स्ट्रेंथ। स्टील जो होता है, स्टील बड़ा इसको जल्दी इजिली डिफॉर्म नहीं किया जा सकता ना। पढ़ो क्या, स्टील हैज द हाई स्ट्रेंथ वाइल प्लास्टिसाइन क्ले। क्ले मालूम है? क्ले देखा रहेगा ना बचपन में, उससे बहुत सारा बनाया रहेगा, तो स्कूल में बना के लिए क्या नहीं बोलते हैं ना। तो वो जो प्लास्टिसाइन क्ले है उसको डिफॉर्म करने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स लगता है क्या? दबाया प्रेस किया डिफॉर्म हो जाता है। तो बहुत इजीली प्लास्टिसाइन क्ले को हम लोग डिफॉर्म कर सकते हैं, मतलब वो स्ट्रांग नहीं है बराबर। और जो स्टील है वो स्ट्रांग होता है ना। स्टील एलॉय है ना। किसका एलॉय है बताओ? स्टील एक एलॉय है ना, मालूम है? मेटल को मिक्स करके बनाया गया है स्टील। किसका एलॉय है? अरे मेटल में कौन सा, कितना सारा मेटल है? आयरन, और आना चाहिए तुमको, ये सब चीज पढ़ा है 10th 8th में। आयरन और क्रोमियम, आयरन क्रोमियम और कार्बन, ये सब लगता है। स्टेनलेस स्टील नहीं दिखाया, शेविंग करने का वो ब्लेड देखा, ब्लेड बड़ा उसमें वो उधर लिखा था स्टेनलेस स्टील ना, तो वो सब एलॉय है ये सब चीज़ बड़ा, ये नेचर में नहीं मिलता, उसको बनाना पड़ता है, मैनमेड चीज़ है बड़ा। तो स्टील जो है, स्टील बड़ा कॉपर से नहीं रहे, स्टील जो है, स्टील के पास ज़्यादा स्ट्रेंथ है, और वही तुम्हारा प्लास्टिसाइन क्ले। देखो एग्जाम्पल याद रखो, डायमंड सबसे हार्डेस्ट और एल्यूमिनियम लीस्ट हार्डेस्ट बराबर। यहाँ पे स्टील के पास हाई स्ट्रेंथ है और प्लास्टिसाइन क्ले के पास कम स्ट्रेंथ क्यों है? क्योंकि प्लास्टिसाइन क्ले को बहुत इजीली डिफॉर्म कर सकते हैं, उसका शेप इजीली चेंज कर सकते हैं, बिकॉज इट, इसमें ही पॉइंट लगता हूँ, बिकॉज इट गेट्स इजीली डिफॉर्म्ड इवन बाय अ स्मॉल, थोड़ा सा पुश किया बराबर बहुत इजीली डिफॉर्म हो जाएगा ना। इजी है ना, अरे थोड़ी हार्ड है, तो सिंपल पॉइंट है। समझा पॉइंट क्या है? चलो तो एग्जांपल याद है, डायमंड, एल्यूमिनियम और क्या पढ़ क्या, स्टील और प्लास्टिसाइन क्ले। एक और पढ़ते फिर आगे एक्चुअल में मेन अभी चालू करेंगे, तो इजी पॉइंट है। चलो पढ़ते हैं। टफनेस, एक बात समझ लो, हार्डनेस, स्ट्रेंथ और टफनेस ये सब अलग अलग चीजें। यहाँ पे टफनेस की बात हो, देखो क्या अब टफनेस का इसका मतलब क्या है? टूटना नहीं चाहिए। देखिए टूटना नहीं चाहिए मतलब, अभी फ्रैक्चर की बात करते हैं हम लोग। इधर याद है इधर क्या हुआ अपन ने, यहाँ पे क्या किया, इधर रेजिस्ट किसको किया? स्क्रैचिंग, बेंडिंग और कटिंग बराबर, उसको रेस्ट करता है हार्डनेस। ये समझा क्या? ज्यादा फोर्स लगा रहे मतलब ज्यादा स्ट्रेंथ है, ऐसा बेसिक याद होगा। टफनेस मतलब क्या? बहुत ज्यादा फोर्स लगा और टूट गया, समझा? उधर वो टाइम पे टफनेस देखेंगे हम लोग। एक बात बताओ, प्लास्टिसाइन क्ले बराबर और कोई दूसरा कोई मटेरियल यूज किया, बताओ दोनों में से टफनेस किसका ज्यादा रहेगा? टूटने का एबिलिटी को बोलते टफनेस। हाँ समझा? मतलब वहां पे खींचेंगे टूटेगा जल्दी। हाँ चलो पढ़ते, कंफ्यूज हो गए शायद तुम लोग। पढ़ो कंसेप्ट नहीं मालूम, इसके लिए कंफ्यूज आंसर नहीं बता पा रहे। चलो पढ़ते, पढ़ो ध्यान दो, सेकंड पॉइंट में तुम लोग आंसर दे सकते हो। फिर पढ़ो क्या है टफनेस है क्या, पहले वो तो समझो। टफनेस इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट द फ्रैक्चरिंग, फ्रैक्चर मतलब टूट जाना, समझा? टू रेजिस्ट द फ्रैक्चरिंग व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू इट, समझा? प्लास्टिसाइन क्ले बराबर, तुम लोगों ने फोर्स लगाया, टूटा कि डीफॉर्म हुआ? डीफॉर्म हुआ, टूटा थोड़ी हो, समझा क्या? तो प्लास्टिसाइन क्ले ज्यादा टफ है, समझ आ रहा है? अरे टूटने वाला जो एबिलिटी है, टूटने वाला एबिलिटी जो टूटने का कंसेप्ट रहता है उसको जो रेजिस्ट करता है वो है टफनेस। प्लास्टिसाइन क्ले जल्दी टूटेगा नहीं बराबर, पुश करो ऐसा करो, दबाओ उसको, वो शेप चेंज कर लेगा, वो टूटेगा नहीं जल्दी, समझा? तो प्लास्टिसाइन जो क्ले है इज टफ एज इट कैन बी स्ट्रेच, उसको इजीली स्ट्रेच किया जा सकता है, स्ट्रेच्ड एंड डिफॉर्म ड्यू टू अप्लाइड फोर्स विदाउट ब्रेक, जल्दी बिना ब्रेक किए उसको हम लोग थोड़ा एक एक्सटेंड तक उसको खींच सकते हैं बहुत इजीली, समझा? ऐसा मेटल के साथ नहीं हो सकता, ज्यादा दूर तक नहीं खींच सकते उसको, समझा? टफनेस क्या है ये तो इजी था। अभी नया कंसेप्ट आज चालू हो रहा है, अभी का जो मेन कंसेप्ट है आज का ये फ्रिक्शन। मालूम है किसी बारे में फ्रिक्शन मतलब क्या होता है? घर्षण, वो मैंने कल बताया था तुमको जाते जाते। वो फ्रिक्शन का मतलब घर्षण नहीं है, मैं फ्रिक्शन इंग्लिश में बोला, तुम उसको हिंदी या तो मराठी में बता दिए। मैं तुमको नाम चेंज करने नहीं बोला, उसको कन्वर्ट करने बोला, उसका मतलब बताओ फ्रिक्शन का मतलब क्या है, क्या होता है फ्रिक्शन? क्या होता है फ्रिक्शन? कुछ एग्जांपल देके बताओ, किसको आता है बताओ ऐसा। हाँ क्या चल रहा है और ट्रेन के टायर में और पटरी में, हाँ उधर फ्रिक्शन होता है, ये एक एग्जांपल हो गया फ्रिक्शन का ना। जो ट्रेन चल रहा है, अब तुमको लगता रहेगा कि अरे ट्रेन का टायर रबर का क्यों नहीं बनाया, कभी सोचा है क्या?
ऐसा सोचते ही नहीं तुम, जाने दो, छोड़ो। हाँ हाँ, तो टायर दब जाएगा, ये एक ऑप्शन है। एक और उसका एक्चुअल रीजन क्या है, जो मटेरियल से उसका टायर बना है वही मटेरियल से उसका, बराबर ना, समझा ना, सेम मटेरियल के बीच में जो फोर्स होता है वो कोहेसिव फोर्स होता है, बराबर, सेम मटेरियल के बीच में, मतलब कोहेसिव फोर्स बोलते हैं उसको, बराबर, वो ज़्यादा रहता है, वो टाइम पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वहाँ पे ज़्यादा रहेगा, सेम मटेरियल रहेगा तो, बराबर। अब डांबर का तो पटरी बना नहीं सकते हैं, समझाया ना। नहीं तो सबसे अच्छा, माना सबसे अच्छा फ्रिक्शन तुमको डांबर के रोड में मिलता है, तार रोड, तार बोलते हैं उसको, डांबर को तार बोलते हैं इंग्लिश में, उस पर सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन मिलता है, मालूम है। वही तुम लोग अभी जो हमारे पास जो भी रोड है कंक्रीट का रोड, उस पर बारिश के टाइम पे ज़्यादा स्पीड में बाइक चलाओ, मालूम पड़ेगा तुमको क्या होता है फ्रिक्शन, बड़ा डायरेक्ट स्लिप मार देगा वो। वही तुम लोग डांबर के रोड, तार रोड पे चलाओ, उधर कोई प्रॉब्लम, उधर कितना भी बेंड वगैरह करे बहुत ईजी चले जाता है, समझा, उधर ज़्यादा फ्रिक्शन रहता है। अरे तुमको आज ही तो पढ़ा ना, आज ही पढ़ा ना, फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ज़्यादा मेन रोल प्ले करता है, आज के टेस्ट में था ना तुम लोगों को। बेंड होने के टाइम पे जब भी कोई भी व्हीकल बेंड करता है, मतलब वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, तो उस टाइम पे सबसे मेन फोर्स रहता है सेंट्रीपिटल, कोई तो प्रोवाइड करना चाहिए उस टाइम पे। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन टायर एंड रोड सरफेस, ये बताया था ना तुमको, समझा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है, हम लोग चल किस लिए पाते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन है, अगर फ्रिक्शन नहीं होता ना वो चल भी नहीं पाते हैं। मालूम है कैसा हालत होता है, एग्जाम में एग्जाम बोल रहा हूँ, घर पे समझो कुछ फ्लोर को साफ किया है और वहाँ पे समझो सोप वाटर है, सोप वाटर, बस सर्फ का कोई पानी में, और उसके ऊपर चल रहे तुम लोग, वैसा कुछ फील होता अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो, समझा। इसलिए हमारे फिंगर्स पे भी देखो फिंगरप्रिंट होता है ना वहाँ पे, मालूम है। इसलिए जब भी हम लोग जो भी लेते हैं, सैंडल वगैरह जो भी लेने जाते हैं, उसमें डिज़ाइन तुमको देखने मिलता है, वो डिज़ाइन नहीं होता है, वो फ्रिक्शन के लिए होता है एक्चुअल में, समझा। ये देखो, अरे ऐसा कुछ बीच में रहता ना, निकाल के देख लो, सबसे ज़्यादा मालूम पड़ेगा। उधर होता ना बीच में गैप वैप होता है ना, ऐसा वो चप्पल में गैप रहता ना, गैप, वो गैप किस लिए रहता है, फ्रिक्शन के लिए, समझा। वहाँ पे प्रेशर का डिफरेंस होता है, प्रेशर होता है, प्रेशर। अरे देखो मत अभी निकाल के बस इधर आओ, चलो पढ़ने का भी, फ्रिक्शन भी कंप्लीट भी तो करना है। देखो तो फ्रिक्शन का बहुत ज़्यादा मेन रोल है, इसके बिना बहुत, देखो इसका एक प्लस पॉइंट भी, इसका नेगेटिव पॉइंट भी है, बराबर। फ्रिक्शन के वजह, अगर समझो कोई मशीन से, बड़े बड़े मशीन से, बराबर, उसमें अगर फ्रिक्शन हो रहा है, फ्रिक्शन हमेशा एनर्जी का लॉस कराता है, बराबर, फ्रिक्शन वजह से एनर्जी जाता है, समझा। तो अगर मशीन में ज़्यादा फ्रिक्शन है तो उधर एनर्जी का लॉस हो रहा है, बराबर, मतलब गर्म, अब एनर्जी का लॉस है मतलब फ्रिक्शन, थोड़ी देर से करते रहो गर्म हो जाएगा ना। हीट, अगर मशीन में हीट प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब क्या है, बहुत जल्दी वो खराब हो जाएगा ना, फिर तो हीट नहीं प्रोड्यूस होना चाहिए ज़्यादा करके, बराबर, गर्म नहीं होना चाहिए ना, समझ में आ रहा है। फैन चलता है, तुमको गर्मी होता है क्या, फैन का हवा लगता है, उसका हीट, उसमें अगर ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो तो हीट तुम्हारे तरफ ट्रांसफर होता था, फिर तो, समझा। कोई भी अच्छा मशीन तब होता है जिसमें फ्रिक्शन नहीं हो, मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि फ्रिक्शन नहीं हो, फ्रिक्शन तो होता है, बराबर, उसके बिना नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल चीज़ है, थोड़ा कम होना चाहिए फ्रिक्शन, समझा। इसका नेगेटिव पॉइंट क्या है, इसका ड्रॉबैक ये है कि कोई भी मशीन में अगर फ्रिक्शन होता है तो एनर्जी का लॉस होएगा, एनर्जी का लॉस होएगा, इसका मतलब उसका एफिशिएंसी कम हो जाएगा मशीन का। एफिशिएंसी का मतलब मालूम है, एफिशिएंसी का मतलब क्या है, आउटपुट अपॉन इनपुट, समझा। आउटपुट अपॉन इनपुट को बोलते हैं एफिशिएंसी, इंटू 100 करना। एफिशिएंसी हमेशा परसेंटेज में देखते हैं, समझा रहा है। समझो मैंने एनर्जी दिया, कुछ 100 जूल का एनर्जी दिया मशीन को चलने के लिए, और उसमें से वो सिर्फ 50 जूल यूटिलाइज कर रहा है, 50 जूल उसका हीट में जा रहा है, फ्रिक्शन ले रहा है 50 जूल, बराबर। तो बताओ मशीन ने एक्चुअल एनर्जी लिया कितना, आउटपुट में कितना मिला बताओ उसको, 50 मिला, जबकि दिया मैंने कितना था उसको, 100 दिया था, बराबर। इसको परसेंटेज में करने के लिए 100 करना पड़ेगा, कैंसिल, मशीन का एफिशिएंसी सिर्फ 50% का है, समझा, समझ में आ रहा है कैसा है। तो मशीन का एफिशिएंसी कम हो जाता है, कब, अगर फ्रिक्शन रहे तो, वैसे फ्रिक्शन तो रहता है लेकिन कम होना चाहिए फ्रिक्शन, समझ में आ रहा है पॉइंट क्या है, समझा। बहुत कुछ बता दिया तुमको फ्रिक्शन के बारे में। हमेशा फ्रिक्शन अच्छा लगता कैसे, वो देखो समझो, एग्जाम्पल से कुछ बताता हूँ तुमको मैं। ये देखो, ये समझो कुछ एक ऑब्जेक्ट समझो ऐसा बना, ऐसा ऑब्जेक्ट मेरे हाथ में, अगर ये ऑब्जेक्ट को मैं देखो यहाँ से देखो तो प्रॉपर दिखिए वीडियो, बराबर, इसको मैं मेरे तरफ से ऐसा फोर्स लगा रहा है आगे वाले डायरेक्शन में, अगर मैं यहाँ से ऐसा फोर्स लगाता हूँ, ये अप्लाइड फोर्स ना, ये मैंने फोर्स लगाया, फ्रिक्शन कहाँ आता है बताओ, फ्रिक्शन इसके सरफेस और मेरे हाथ के सरफेस के बीच में आएगा, समझा। और फ्रिक्शन हमेशा अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, समझ आ रहा है। मैं यहां से ऐसा फोर्स लगा रहा है, ये मेरा अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन है,
तो फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन वहां से अपोजिट रहेगा, मेरे साइड रहेगा। समझ में आ रहा है क्या? डायग्राम समझो, ये दिख रहा है यहाँ पे, ये ग्रीन कलर का सरफेस है, समझो कोई वुडन सरफेस है, इसके ऊपर एक ब्लॉक रख दिया, लकड़ी का एक ब्लॉक रखा है, ब्लॉक बराबर, और फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो बताओ फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा? अपोजिट। दिख रहा है यहां से आएगा, दिख रहा है इधर। पहली बात तो दोनों सरफेस के बीच में रहता है ना फ्रिक्शनल फोर्स, तो यहां आएगा फ्रिक्शनल फोर्स Fr, समझा? Fr बार। समझ में आ रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा, फ्रिक्शनल फोर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कंसेप्ट क्या है? बराबर है? चलो पढ़ते हैं फ्रिक्शन क्या है, पढ़ो क्या पढ़ो। द प्रॉपर्टी विच रेजिस्ट द रिलेटिव मोशन, मालूम है रिलेटिव मोशन? अरे ये सरफेस के हिसाब से इस बॉडी का मोशन हो रहा है ना, बराबर? इस बॉडी का मोशन इस सरफेस के ऊपर हो रहा है, तो रिलेटिव मोशन, दो चीज इन्वॉल्व है ना, रिलेटिव मोशन। समझ आ रहा है? तो फ्रिक्शन करता क्या है? द प्रॉपर्टी विच रेजिस्ट द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेस, दो सरफेस ज्यादा कांटेक्ट में था, एक ऊपर वाला सरफेस मेरा हाथ का सरफेस ना, दो सरफेस इन कांटेक्ट, बराबर, इज कॉल्ड एज फ्रिक्शन। ये एक्चुअल डिफाइन अभी भी नहीं है, आगे तुमको और मालूम पड़ेगा, दो टाइप का फ्रिक्शन मालूम पड़ेगा तो उसका एक्चुअल डिफाइन क्या है। तो ये है क्या? फ्रिक्शन एक सिंपल प्रॉपर्टी है, बराबर। ये क्या करता है? ये रेजिस्ट करेगा, किसको रेजिस्ट करेगा? रिलेटिव मोशन। समझा? रिलेटिव मोशन। और रिलेट एक्चुअल में फ्रिक्शन लगता कहाँ पे? दो सरफेस के बीच में ना, बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। समझ में आया? आगे पढ़ते चलो, पढ़ो क्या? इन सम केसेस फ्रिक्शन कॉजेस डिसिपेशन ऑफ एनर्जी। बताया ना मशीन वाले केस में, मशीन में अगर ज्यादा फ्रिक्शन है बराबर, तो वो एनर्जी का क्या कर लेगा? वहां पे लॉस करेगा, डेसिपेट कर लेगा, जो गलत है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, बराबर। कॉजेस डिसिपेशन ऑफ एनर्जी इन मशीन, देखो नाम आ गया मशीन, बराबर। और अगर मशीन में फ्रिक्शन के वजह से एनर्जी का लॉस हो रहा है, तो किस फॉर्म में एनर्जी का लॉस होता है? हीट के फॉर्म में ना, गर्म हो जाता है मशीन, बराबर। आगे, ड्यू टू विच द एफिशिएंसी ऑफ द मशीन, बताया ना 50 कम हो जाता है। समझ में आया पॉइंट क्या है? बोलो। सिर्फ नेगेटिव पॉइंट नहीं है, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी है। फ्रिक्शन है इसीलिए हम लोग चल पा रहे हैं, फ्रिक्शन नहीं है तो चल भी नहीं पाते। समझ में आ रहा है? कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी है। आगे बढ़ो। इन सच केसेस फ्रिक्शन, अच्छा ये ऊपर वाले केस की बात कर रहा है, मतलब मशीन वाले केस में फ्रिक्शन ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? कम होना चाहिए। और जब हम लोग चलते हैं उस टाइम पे फ्रिक्शन ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, तो बहुत इजी चल सकते हैं। नया नया सैंडल लेके आओ, नया कुछ बूट लेके आओ, तब देखो चलो एकदम भारी चलने लगता है। और समझो 2-3 साल एक बार घिस जाए वो, उसका जो भी ऐसा दिख रहा है अंदर जो डॉट्स वगैरह वो सब रहता है वो हट जाए, फिर चलने का ट्राई करो, फिर फ्लिस हो जाएगा, स्लिप हो जाएंगे ना, स्लिप हो जाएंगे ना, फिर समझ, स्लिप होने का चांस वो टाइम पे ज्यादा रहता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है, समझो बारिश के टाइम पे 2 साल पहले वाला सैंडल पहन रहे हैं और एक नया सैंडल पहन रहे हैं, कौन जल्दी स्लिप होएगा? जो 2 साल पहले वाला, समझा, उसमें ग्रिप रहेगा ही नहीं वहां पे, वो जल्दी स्लिप हो जाएगा। तो कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी है ना उसका, समझ में आ रहा है? पर ऐसा नहीं है कि दो सॉलिड सरफेस के बीच में ही फ्रिक्शन होता है, सॉलिड और लिक्विड के बीच में भी फ्रिक्शन होता है, मालूम है तुमको? सॉलिड और लिक्विड, कोई एग्जांपल जरा बताओ जिसमें सॉलिड और लिक्विड के बीच में फ्रिक्शन होता है, ऐसा कुछ डेली लाइफ का एग्जांपल, ऐसा नहीं कि देखा नहीं तुमने। बारिश में, हाँ वो भी हो सकता है। बोट, बोट का सबसे बेस्ट एग्जांपल है बोट, बोट बराबर, बोट, बोट सॉलिड से बना हुआ है, सॉलिड है ना, और जिसमें है वो क्या है? वो लिक्विड है, तो वो लिक्विड और बोट के सरफेस के बीच में फ्रिक्शन होता है, तभी तो ऐसा करना पड़ता है ना, तभी तो आगे जाता है ना वो, समझा? वो फोर्स क्यों लगाना पड़ रहा है? क्योंकि उसको ओवरकम करना पड़ेगा फ्रिक्शनल फोर्स को, तो वो आगे जा सकता है, नहीं तो नहीं जा सकता है। समझ में आया? समझ में आ रहा है? तो ना कुछ अपने आप नेचुरल भी आ गया, नेचुरल फ्रिक्शन बोलते हैं उसको, अपने आप आ चुका है, समझा? पढ़ो पॉइंट कहाँ तक थे हम लोग? ये ना, ये थर्ड हो चुका है ना, नहीं थर्ड बाकी है। याद है ये पॉइंट समझा? मशीन वाले केस में, मशीन वाले केस में एफिशिएंसी डाउन हो जाता है, कम हो जाता है। अगर तुमको फ्रिक्शन कम करना है तो बहुत सारा ऑप्शन है तुम्हारे पास। शटर मालूम है? शटर क्लास के बाहर जो मैं डाउन करके जाते जाते हैं, बराबर, जब उठाते हैं उसमें, अगर मुझे उसको स्मूथली उठाना है या फिर स्मूथली डाउन करना है, क्या करना पड़ेगा? ग्रीस लगाओ, ग्रीस को बोलते हैं लुब्रिकेंट्स। ऑयल लगाओ, ऑयल, ग्रीस के साथ ऑयल भी लगता है ना कभी कहाँ पे, उसका एक पर्टिकुलर ऑयल रहता है, ऑयल लगाएंगे तो और एकदम बहुत इजीली हो जाएगा। तो फ्रिक्शन कम किया जा सकता है, क्या यूज करना पड़ेगा तुमको? लुब्रिकेंट। ये वर्ड तुमने देखा रहेगा गैरेज वगैरह में, तो लिखा रहता है लुब्रिकेंट्स, बराबर, समझा ना, लगता है लुब्रिकेंट्स। साइकिल रहेगा तुम लोग के पास, बराबर, बहुत टाइम हो गया तो उसमें ग्रीसिंग वगैरह करते हैं, बारिश के टाइम पे उसमें लुब्रिकेंट प्रॉपर्ली डालते हैं, नहीं तो अंदर जंग वगैरह लग सकता है, समझा, कोरोजन हो सकता है। तो लुब्रिकेंट फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकता है। मालूम है बड़े बड़े मशीन्स में जहां पे ग्रीस काम है, समझो बहुत बड़ा मशीन है, बहुत बड़ा मोटर, समझो जहाँ पे कुछ टरबाइन वगैरह चल रहा है, वहां पे ग्रीस लगाएंगे क्या? हाँ बताया था क्या तुमको? हाँ, तो उस टाइम पे अगर हम लोग ग्रीस लगाए तो ग्रीस
मालूम है कैसा रहता है, सेमी सॉलिड के फॉर्म में रहेगा ना, सेमी सॉलिड रहता है, वो जल जाएगा, इतना हाई टेम्परेचर रहता है वहाँ पे ग्रीस काम नहीं करेगा। क्यों जल जाएगा? अरे ग्रीस हाइड्रोकार्बन है, ग्रीस हाइड्रोकार्बन है, उसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों रहता है ना, हाइड्रोकार्बन जलता है, जो भी चीज़ में कार्बन है वो जलता है। हमारा बॉडी जलता है, जलता है, जलेगा बरा बरा, तो कार्बन है ना, अरे कार्बन है इसलिए जलता है, समझा। प्लांट लकड़ी जलता है, क्यों? उसके अंदर कार्बन है, समझा। जो भी चीज़ में कार्बन है वो जलता है, समझा। तो किधर थे हम लोग? हाँ, नहीं ये तुमको ग्रीस वाला बता रहा है। अगर तुमको फ्रिक्शन कम करना है तो क्या करना पड़ेगा? लुब्रिकेंट यूज करो, ग्रीस है, ऑयल्स है, बहुत सारे ऑप्शन है, समझा। उसके से तुम्हारा मशीन का एफिशिएंसी बढ़ जाता है। बड़े बड़े मशीन में ग्रीस ऑयल ये सब यूज नहीं कर सकते, वहाँ पे सॉलिड लुब्रिकेंट यूज करना पड़ता है, पाउडर फॉर्म में ग्राफाइट यूज करते हैं वहाँ पे, समझा। क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर ग्राफाइट सस्टेन कर सकता है, वो जलता नहीं जल्दी, समझा। चलो आते हैं पॉइंट नंबर 3 पढ़ो जरा। इन सच केसेस, मतलब ऊपर वाला केस, मशीन वाला केस पढ़ो। फ्रिक्शन शुड बी रेड्यूस, फ्रिक्शन को रेड्यूस किया जा सकता है और करना चाहिए। कैसे? बाय यूजिंग पॉलिश। हाँ, जितना स्मूथ सरफेस रहेगा उतना अच्छा रहेगा ना, फ्रिक्शन कम हो जाएगा, बराबर। पॉलिश सरफेस क्या, या फिर क्या यूज कर सकते हैं? लुब्रिकेंट यूज कर, समझा। पॉइंट नंबर 3 आगे पढ़ो, समझा दिया, जस्ट पढ़ो फटाफट, जल्दी पढ़ो। क्या? रिलेटिव मोशन बिटवीन द सॉलिड एंड लिक्विड इज अपोज्ड नेचुरली, बराबर। सॉलिड और लिक्विड के बीच में जो रिलेटिव मोशन मतलब फ्रिक्शन है, बराबर, वो नेचुरली भी आता है। कौन सा एग्जांपल था उसमें? बोट वाला एग्जांपल ना। हाँ आगे बढ़ो। एग्जांपल, अ बोट ऑन सरफेस ऑफ वाटर एक्सपीरियंसेस अ अपोजिशन, मतलब उसको आगे जाना है, उसको आगे जाना है, मोशन आगे होएगा तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा ना, अपोजिशन होता है, हमेशा फ्रिक्शन अपोज करता है मोशन को, बराबर। चलो नेक्स्ट अभी चालू करते हैं, पढ़ो। क्या है? दो टाइप का, दो नहीं एक्चुअल में 3 टाइप का फ्रिक्शन होता है, बराबर। एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा होता है काइनेमेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, और तीसरा होता है रोलिंग फ्रिक्शन। नाम याद है? 3 क्या है? वैसे तीसरा तो आज नहीं होएगा, आज सिर्फ स्टैटिक और काइनेटिक करने वाले, बराबर। टोटल 3 टाइप का फ्रिक्शन है, बोलो कौन सा है? स्टैटिक, काइनेटिक और रोलिंग। काइनेटिक का एक दूसरा नाम भी है, इसको बोलते हैं हम लोग डायनामिक फ्रिक्शन, बराबर। अब सिंपल सा एग्जांपल दो, तुमको स्टैटिक फ्रिक्शन ऐसे सिखाता हूँ, एक ही कंसेप्ट सिखाता हूँ। इधर देखो, समझो एक कार है, बराबर। एक कार है, रुका हुआ है, मतलब स्टेशनरी है, बराबर, मूव नहीं हो रहा है। पेट्रोल खत्म है, बराबर, कुछ नहीं, चल नहीं सकता है। क्या करेंगे? पीछे से धक्का देंगे, पुश करेंगे उसको। जैसे ही पुश करेंगे वैसे चालू हो जाता है क्या? वो वैसे चलने लगता है। पहले 3-4 लोग आएंगे, पूरा प्रॉपर फोर्स लगाएंगे, बराबर, तो जाके वो चालू हो जाएगा। आंसर हो जा रहा है क्वेश्चन का, ये इतना इजी नहीं है, बराबर। मैं जो पूछ रहा हूँ आंसर दो। पहले व्हीकल रुका है, मतलब वो गाड़ी रुका है, बराबर, कार, 3-4 लोग आए और उसको पुश करके स्टार्ट करने, मतलब ट्राई किए, मतलब आगे लेके जाने का, समझा। जब पुश कर रहे थे और जब चालू हो गया, 2 सिनेरियो देखो। एक बार जब उसको पुश कर रहे पीछे से, और दूसरा केस जब वो मोशन में आ चुका है और पीछे से ऐसा धक्का देते जा रहा है, समझ में आ रहा है? 2 में से कौन से वाले केस में ज्यादा फोर्स लगता रहेगा? जब वो रुका था तो ज्यादा फोर्स लग रहा है कि गाड़ी चल गया फिर उसको धक्का मार के जा रहा है तो ज्यादा? जब वो ज्यादा है, जब वो रुका था तो तब ज्यादा फोर्स लगेगा, और जब वो एक बार मोशन में आ गया तो कम फोर्स। अब जरा लॉजिक सुनो, जरा ध्यान दो। जब वो रुका है, स्टैटिक है, रुका है ना, बराबर। जब भी कोई चीज रुका रहता है उसमें स्टैटिक फ्रिक्शन रहता है, और जब भी कोई चीज मूव करता है उसमें काइनेटिक फ्रिक्शन या फिर डायनामिक फ्रिक्शन रहता है। तो यहां से हमको एक बात समझ में आ सकता है, रुका हुआ चीज में देखो, मोशन में लेके आ रहे, कोई भी चीज मोशन में तब आता है जब हम उसका फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करते हैं। ये बात समझ में आया क्या? बराबर। एक मार्कर मेरे हाथ पे रखा हुआ है, मार्कर का सरफेस और मेरे हाथ का जो सरफेस है इसके बीच में क्या रहेगा? फ्रिक्शन। मैं इस ऑब्जेक्ट को सिर्फ तब मूव कर सकता हूं जब मेरा फोर्स इनका फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा रहे तो, बराबर ना। ये तो सिंपल सा लॉजिक है, समझ में आया? अगर मेरा फोर्स इसके फ्रिक्शनल फोर्स से कम है तो ये मूव होएगा? इसको वहां पे कौन रुका के रखा है? वो फ्रिक्शनल फोर्स, समझा, बराबर। तो बताओ, जब वो बॉडी, जब ये तुम्हारा कार रुका हुआ था तो कौन सा फ्रिक्शन रहता है उसमें? स्टैटिक। रुका हुआ में स्टैटिक फ्रिक्शन। और जब एक बार मोशन में आ गया तो कौन सा फ्रिक्शन ना? अच्छा आंसर दो, स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा रहे कि काइनेटिक फ्रिक्शन ज्यादा है? स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा था, इसलिए पुश, जब स्टार्टिंग में पुश किए तो ज्यादा फोर्स लग रहा था। काइनेटिक फ्रिक्शन कम है, इसलिए एक बार मोशन में आ गया तो थोड़ा भी धक्का दिया तो आगे जा रहा था वो। समझ में आ रहा है पॉइंट क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन में से ज्यादा कौन है? स्टैटिक ज्यादा, कम कौन है? काइनेटिक। सबसे कम होता है रोलिंग फ्रिक्शन, वो सिखाऊंगा कल, समझा। अभी स्टैटिक और काइनेटिक, चलो देखते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन का सबसे बेस्ट एग्जांपल, गांव जाने के टाइम पे या फिर किधर जाने के टाइम पे बैग होता है, लगेज बैग, पहले के जमाने में उसको उठा के लेके जाते थे,
सर पे रख के लेके जाते थे। अभी बराबर नीचे व्हील आ गया, व्हील बराबर डायरेक्ट पकड़ा खींच के लेके गए ना, वो टाइम पे फ्रिक्शन होता रहेगा, उसको बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन, क्योंकि रोलिंग मोशन हो रहा है वहां पे। समझ आ रहा है? सबसे कम फ्रिक्शन किस में होता है, इसीलिए तो कम फोर्स में भी लेके चले जा सकते हैं ना। अगर सोचो रोलिंग फ्रिक्शन में सबसे ज्यादा फोर्स होता तो वो सबसे अगर ज्यादा रहता तो फिर समझ में आ रहा है कैसा है, बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है ना, रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है, इसके लिए बहुत इजीली उसको घसीट के लेके चले जाते हैं। समझा? चलो पढ़ते हैं, बात है, आओ पढ़ो। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? स्टार्ट। समझा? ये सबसे ज्यादा होने वाला है, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स सबसे ज्यादा होता है। देखते हैं क्या है डायग्राम, समझो। ये एक ब्लॉक है, एक सरफेस है, नीचे एक सरफेस है, इसके ऊपर मैंने एक वुडन ब्लॉक लगा दिया है, और यहां से मैं क्या लगाने जा रहा हूं, फोर्स। ये फोर्स के, ये कौन सा फोर्स है, अप्लाइड फोर्स है कि फ्रिक्शनल फोर्स है? अप्लाइड फोर्स। ये कौन सा फोर्स है? हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में आता है, क्योंकि वो मोशन को अपोज करता है ना, मतलब मोशन नहीं होने देगा। नहीं कब होने देगा? जब अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। एक क्वेश्चन का आंसर दो, अगर एफ आर बड़ा है एफ से, इफ एफ आर इज ग्रेटर देन एफ, तो बताओ मोशन होएगा? नहीं, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा है अप्लाइड फोर्स से, तो मोशन नहीं होएगा। अब सुनो, इफ अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स, होएगा? फ्रिक्शनल फोर्स से मैच हो गया ना। आप समझा? अब होने वाला है मोशन। समझा? अगर अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से बहुत ज्यादा है फिर तो होएगा, फिर तो भाग जाएगा, पता जल्दी आगे चले जाएगा। समझा रहा है? चलो पढ़ते, पढ़ो पॉइंट पढ़ो। Consider a wooden block placed on a horizontal surface and a small horizontal force। क्यों? क्योंकि मैंने हॉरिजॉन्टली लगाया, ऐसा थोड़ी लगाया फोर्स, ये वर्टिकल फोर्स है। कैसे फोर्स लगाया मैंने? हॉरिजॉन्टल। ये दिख रहा है अप्लाइड फोर्स ऐसा ना, एंड अ स्मॉल हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ बार इज अप्लाइड टू इट। ब्लॉक पे हमने छोटा सा एक फोर्स एफ बार अप्लाई किया है। मालूम है तुमको पूरा क्या होने वाला है यहाँ पे? धड़ाधड़ पढ़ते, पढ़ो पॉइंट नंबर 2। ब्लॉक मूव कब नहीं होगा मालूम है? द ब्लॉक डज नॉट मूव। एक कंडीशन बताओ, ब्लॉक कब नहीं मूव होने वाला है? जब तुम्हारा फ्रिक्शनल फोर्स बराबर, अच्छा स्टैटिक है तो मैं एफ एस लिख देता हूं, चलेगा? स्टैटिक ना, इफ फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन अप्लाइड फोर्स ना, देन द ब्लॉक विल नॉट मूव ना, वो मूव नहीं होने वाला है उस टाइम पे, वो मूव नहीं होएगा। पढ़ो पॉइंट नंबर 2। द ब्लॉक डज नॉट मूव विद दिस फोर्स। ये फोर्स से ब्लॉक नहीं मूव हो रहा है, इसका मतलब ये है कि तुम्हारा जो फोर्स है वो ये दिख रहा है, आप ये फ्रिक्शनल फोर्स से कम है। अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड जो फोर्स है ये फ्रिक्शनल फोर्स से कम है। उल्टा ही बोल सकते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड फोर्स से ज्यादा है। बराबर? पढ़ो। एज इट कैन नॉट ओवरकम द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द ब्लॉक एंड हॉरिजॉन्टल। मैं फोर्स लगा रहा हूं फिर भी ब्लॉक नहीं हिल रहा है, इसका मतलब मेरा फोर्स वो जो फ्रिक्शनल फोर्स है उससे कम है ना। अगर ज्यादा रहता तो चले जाता था फिर तो आगे। सेकंड पॉइंट, मतलब ये थर्ड पॉइंट। इन दिस केस फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू एफ, बराबर, एंड बैलेंसेस इट, उसको बैलेंस कर लेता है। बराबर? जो तुम्हारा ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ना, फ्रिक्शनल फोर्स जो यहाँ लग रहा है, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रहा है, और जो ऊपर क्या लग रहा था, अप्लाइड फोर्स, बराबर, ये मूव नहीं हो पा रहा, मतलब दोनों फोर्स एक दूसरे से कैसा है, बैलेंस्ड है। एफ एस को कौन बैलेंस कर रहा है? एफ, या फिर एफ एस बार को कौन बैलेंस कर रहा है? एफ। बैलेंस समझा? दोनों का वैल्यू इक्वल रहेगा ऐसा। आगे पढ़ो, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4। The frictional force which balances the applied force when the body is static is called as force of static friction। समझा? वही फोर्स जो तुम्हारे अप्लाइड फोर्स को बैलेंस कर दे रहा है जब बॉडी स्टैटिक है, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। समझा? क्या बोलेंगे उसको? फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। आगे अब कंडीशन से, इधर पढ़ो। कंडीशन नहीं मालूम है ना तुमको? कंडीशन मालूम है? अगर तुम्हारा फोर्स, चलो पढ़ते हैं, ऐसा नहीं मालूम, पढ़ो क्या है? इफ वी कीप इंक्रीज, देखो F जो मैंने पहले फोर्स दिया उससे ब्लॉक हिला क्या? नहीं। और फोर्स देते बराबर। अब हम लोग जो फोर्स दे रहे हैं, देखो एक बात समझ लो, ये ब्लॉक सिर्फ तब हिलेगा जब तुम्हारा ये दिख रहा है फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से तुम्हारा फोर्स क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, तो ही लगेगा ना, तो ही हिलेगा ना वहां से हो। हाँ, तो आप पढ़ो क्या यहाँ पे, पहले समझ लो। अच्छा एक बात और, यहाँ पे एफ मैक्स का बात हो रहा है। एफ मैक्स बताता हूँ क्या है। एफ समझा क्या? एफ समझा? एफ बोलो कौन सा फोर्स है? अप्लाइड फोर्स। और ये दिख रहा है, ये कौन सा फोर्स है? ये फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा, बराबर? फ्रिक्शनल फोर्स ना, जो ये चेंज हो जाए क्या बताओ? फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ये चेंज होता है क्या? अरे मैं फ्रिक्शनल फोर्स बोलता है, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एक ही चीज है, वो समझ में आ रहा है? ये चेंज हो सकता है क्या? नहीं, वो चेंज नहीं होएगा। वो तो ब्लॉक का नेचर, मतलब नेचर ऑफ मटेरियल और नीचे का सरफेस का नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, वो चेंज नहीं होएगा। समझा? उसमें चेंज नहीं हो सकता है। ये तुम लोग कितना फोर्स लगा रहे हो वो चेंज कर सकते हैं तुम लोग, बराबर? हाँ, पढ़ो। कंडीशन क्या है? फॉर अप्लाइड फोर्स लेस देन मैक्सिमम फोर्स, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स से तुम्हारा अप्लाइड फोर्स क्या है? कम है। अगर फ्रिक्शनल फोर्स, चलो बता देता हूँ, ये एफ मैक्स तुम्हारा एक्चुअल में फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, इससे तुम्हारा अप्लाइड फोर्स कैसा है?
कम है, हिलेगा ब्लॉक नहीं हिलेगा, बराबर। द फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू क्या रहेगा, कुछ अलग लिख दिया लगता है मैंने, एक मिनट देखते हैं, आपको थोड़ा अलग हो गया। ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, फ्रिक्शन ना, हाँ। द फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू एफ, अच्छा बराबर है, फॉर एफ लेस देन क्या दिया है, एफ मैक्स, द फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो होगा इक्वल टू एफ, ठीक है। देखो समझाता हूँ, इधर देखो क्या हो रहा है, कंडीशन देखो यहाँ पे बताता हूँ क्या हो रहा है, सुनो देखो, थोड़ा इमेजिन करो, इतना इजी भी नहीं है उसको समझना। देखो फोर्स अप्लाई कर रहे थे, फोर्स हम लोग ने अप्लाइड फोर्स किया जो एफ बार है, और हमको जो फोर्स मिल रहा है कौन सा है, वो एफ एस बार है, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, बराबर। अगर तुम्हारा अप्लाइड फोर्स बराबर फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से कम है, समझा, मतलब मैं पुश कर रहा हूं और ब्लॉक नहीं हिल रहा है, इसका मतलब क्या है, तुम्हारा जो अप्लाइड फोर्स है वो बैलेंस हो रहा है ना किसके साथ, हाँ, मतलब उस टाइम पे तुम्हारा F जो है वो फ्रिक्शनल या फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से क्या हो जाएगा, इक्वल। समझा रहा है पॉइंट क्या हो रहा है, समझा? अरे इधर अलग लिखा बोलेगा, इधर अलग नहीं, इस बात को समझो। जब हम लोग फोर्स लगा रहे हैं उस टाइम पे अगर तुम्हारा ब्लॉक नहीं हिलता है, उसका एक मतलब तो है कि तुम्हारा जो फोर्स है अप्लाइड फोर्स वो फ्रिक्शनल फोर्स से कम है, ये तो ठीक है, चलो ये ठीक है, हिल नहीं रहा है, इसका मतलब कुछ तो किसको बैलेंस करता रहेगा, कोई तो फोर्स किसी को बैलेंस करता है, तो वो वहां पे स्टेशनरी रहता है। मैं अप्लाई फोर्स कर रहा हूँ, फोर्स अप्लाइड एफ बार, तो वहां से क्या आ रहा है, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एफ एस बार, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे तभी तो हिल रहा है ना, वो समझ आ रहा पॉइंट। तो उस टाइम पे फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन किससे बैलेंस हो रहा है बताओ, अप्लाइड फोर्स एफ से, समझ में आया? ध्यान दो, तुमको जाते थे पूछेगा क्या हो रहा है यहाँ पे, सेकंड पढ़ो क्या है सेकंड। अब क्या हो गया, आप पढ़ो क्या, अब जो तुम लोग ने अप्लाइड फोर्स किया, जो तुमने फोर्स अप्लाई किया है वो तुम्हारा किससे मैच हो गया, एफ मैक्स मतलब वही फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, उससे मैच हो गया। मैंने क्या बताया था, जैसे ही तुम्हारा अप्लाइड फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से मैच हो जाए क्या होने लगेगा बताओ, बॉडी आगे के जाने लगेगा ना, ऐसा, हाँ। द ऑब्जेक्ट विल स्टार्ट मूविंग, वो आगे के मूव होने स्टार्ट कर देगा, समझा? अब एक और, अगर तुम्हारा अप्लाइड फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से भी बढ़ गया है, ज्यादा हो गया है, तो आगे ही जाएगा ना, बराबर। और वो टाइम पे एक्चुअल में वो रोलिंग मोशन में आ जाता है, ऐसा मतलब काइनेटिक में आ जाएगा, बराबर। सोचो ना, स्टैटिक जब रुका हुआ था तो स्टैटिक था, अब वो मोशन में आ गया तो स्टैटिक फ्रिक्शन गया, अब कौन सा फ्रिक्शन आएगा, अब काइनेटिक फ्रिक्शन आ सकता है। पढ़ो लास्ट वाला पॉइंट, इफ अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या, फ्रिक्शनल फोर्स, इस टाइम पे क्या होगा, द काइनेटिक फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले, अब काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा, क्योंकि मोशन में आ गया ना बॉडी, और जब भी बॉडी मोशन में रहता है कौन सा फ्रिक्शन रहता है, काइनेटिक। जब बॉडी स्टेशनरी रहेगा तो समझा लॉजिक, एक बार फिर से कर दिया, ध्यान दो, 3 केस है। एक बार मैंने फोर्स अप्लाई किया, ब्लॉक हिला नहीं, इसका मतलब क्या है कि हमारा फोर्स वो ब्लॉक का जो मतलब जो फ्रिक्शनल फोर्स है उससे कम था, बराबर। इसका एक और मतलब है, ब्लॉक नहीं हिल रहा है, इसका मतलब कोई तो किसको बैलेंस कर रहा है, हमारा अप्लाइड फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, बराबर। समझा क्या पॉइंट है? सेकंड पॉइंट क्या देखा अपन ने, हमारा जो अप्लाइड फोर्स है वो किससे मैच हो गया, फोर्स ऑफ स्टैटिक, अगर उससे मैच हो गया मतलब ब्लॉक ने मूव करने चालू कर दिया, समझा। और अब तुम्हारा फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन अगर बहुत ज्यादा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन वहां पे आने चालू, क्योंकि मूव होने चालू हो गया ब्लॉक, समझा। चलो पढ़ते पॉइंट पढ़ो। अब ये तो लॉ है, लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, देखो क्या बहुत इजी लॉ है, चलो बताता हूँ क्या। इधर देखो, लॉ बहुत सिंपल है, द फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, एफ एस मतलब क्या है, देख लो, एफ एस मतलब फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। फोर्स ऑफ, देखो यहाँ पे जब एक समझो गाड़ी आगे जा रहा है, ऐसा ये गाड़ी आगे जा रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स बताओ कहाँ पे आएगा, इस ये वाले केस में फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पे आएगा, टायर और रोड के बीच में ना, यहाँ पे आएगा फ्रिक्शनल फोर्स, पीछे आएगा कि आगे आएगा, पीछे, क्योंकि मोशन आगे हो रहा है, तो यहाँ पे आएगा फ्रिक्शन। मैं एफ आर क्यों लिखता है, क्योंकि उसमें 2 टाइप का फ्रिक्शन आ सकता है, स्टैटिक काइनेटिक 2 भी हो सकता है, हाँ। फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लग रहा है, मैं ये बोल रहा हूँ ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये किसको बैलेंस करता है बताओ, ये फ्रिक्शनल फोर्स किसको बैलेंस करता है, इधर लिखा है, इधर किसको डायरेक्टली, चलो वो बैलेंस तो ठीक है, लॉ के हिसाब से द फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मालूम है नॉर्मल रिएक्शन कर रहे हैं ना तुम लोग, मैथ ये भी किया ना, मतलब नॉर्मल रिएक्शन मालूम है क्यों आता है, क्योंकि बॉडी का वेट नीचे एक्ट होता है, अगर वेट नीचे एक्ट हो रहा है तो उसको बैलेंस करने के लिए कोई तो आता है, वो कौन रहेगा, नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू बराबर वेट के वैल्यू से मैच हो जाता है, बराबर, mg, इसके लिए इनके mg लिखते थे ना, समझा लॉजिक क्या है, हाँ। तो लॉ बहुत सिंपल है, द फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, याद रहेगा, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नॉर्मल रिएक्शन, बराबर, वही लिखा है, पढ़ो।
हाँ, लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन, किसके बीच में, बिटवीन द सरफेस इन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट, बराबर। और तुमको मालूम है नॉर्मल रिएक्शन, अच्छा एक बात बताओ, जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है क्या क्या आता है, इक्वल टू आता है और कांस्टेंट। हाँ, इस केस में हमारे पास एफ एस एज इट इज है, इक्वल टू आया और यहाँ पे आया कांस्टेंट म्यू एस, बराबर, इनटू एन। आज ही किया म्यू एस, म्यू एस को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ना, ये म्यू एस को क्या बोलेंगे, कांस्टेंट है वो, एक्चुअल में कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, उसका नाम है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। समझ में आया, बोलो इजी है ना, इतना ही डेरिवेशन है, बराबर। एफ एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये किया भी तुमने आज ही तो किया ना, एफ एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, एफ इज इक्वल टू म्यू एस इनटू एन, वेयर म्यू एस इज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। चलो पढ़ते हैं अब आगे और कुछ पढ़ते हैं। वैसे इसमें तीन लॉ है, ये फर्स्ट लॉ था, ये सेकंड और थर्ड लॉ है, बराबर। अब जरा ध्यान दो, सेकंड लॉ क्या बोलता है, जो भी तुम्हारा लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो डिपेंड किस पे करेगा, एपरेंट एरिया इन कॉन्टैक्ट, एपरेंट सरफेस एरिया। एपरेंट का मतलब क्या है, अभी कौन सा एरिया कॉन्टैक्ट में है, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। ब्लॉक का कितना ही बड़ा एरिया रहने दो, कितना ही बड़ा सरफेस एरिया रहने दो, उस पर्टिकुलर टाइम पे वो ब्लॉक का कितना एरिया नीचे वाले सरफेस से कांटेक्ट में, उस पर डिपेंड करता है। समझा, समझा रहे कैसा है, समझा रहे क्या बोल रहे हैं। तो मतलब ये फोर्स ऑफ जो लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये वैसे देखा जाए तो बहुत सारी चीज पे वो डिपेंड करता है, दोनों के नेचर पे डिपेंड करेगा, दोनों के नेचर पे डिपेंड करेगा, दोनों के मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा, किस मटेरियल से बना हुआ है, समझा। ग्लास से है, नीचे वुडन है, समझा, वुड है, ग्लास है, समझा रहा है। हाँ, तो इस पे भी डिपेंड करता है, मतलब नेचर पे डिपेंड करेगा उनका, समझा। और क्या बताया, उसके मटेरियल पे डिपेंड करेगा, समझा। चलो अच्छा एक बात बताओ मेरे को यहाँ पे, वो बात ना एक काम करते हैं, वो शायद तुमको सेकंड पॉइंट के बाद ही तुमको उसका आंसर देने आएगा। देखो क्या मैंने दो चीज तुमको बता दिया, ये जो लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है बताओ, नेचर ऑफ मटेरियल इन कांटेक्ट। सेकंड क्या बताया दूसरा, नेचर, ये दिख रहा है, नेचर पे डिपेंड करेगा और वो मटेरियल क्या है, उस पे दो चीज पे, एक नेचर और दूसरा क्या है, मटेरियल। चलो सेकंड पॉइंट अलग है, सेकंड पॉइंट पहले समझो, फिर तुमको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, पढ़ो क्या। The limiting force of static friction is independent of apparent area between the surface in contact so long as the normal reaction। इसका मतलब जरा क्या है, इसका मतलब समझो जरा, इधर देखो, समझो एक छोटा सा वुडन ब्लॉक है, बराबर, ये छोटा सा एक वुडन ब्लॉक है और इसको मैंने एक सरफेस पे रखा हुआ है, बराबर, ये केस है। एक और केस है, वही वुडन ब्लॉक है, मतलब जो लकड़ी के मटेरियल से ये वाला ब्लॉक बना था उसी लकड़ी के मटेरियल से ये भी बना है वुडन ब्लॉक, बराबर। अब लेकिन ये बड़ा है, बराबर, दोनों में से किसका सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा कांटेक्ट में, सेकंड वाले का ज्यादा रहेगा। तो बोलने का मतलब ये है कि जो तुम्हारा लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो एरिया ऑफ कांटेक्ट, दिख रहा है जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है, इसके बीच में जो एरिया है उस पर डिपेंड नहीं करता है। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ये दिख रहा है, द लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द टू मटेरियल इन कांटेक्ट ना, उनके बीच में जो सरफेस एरिया उस पर डिपेंड नहीं करेगा। जितना फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पे रहेगा ना, जितना फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पे रहेगा सेम उतना ही यहाँ पे रहने वाला है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है। अरे मटेरियल चेंज नहीं किया, ऊपर भी वुडन ब्लॉक है, नीचे वाला भी वुडन ब्लॉक है, अगर मैं मटेरियल चेंज कर दूँ तो चेंज हो जाएगा, समझा, तो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन चेंज हो जाएगा, लेकिन अभी तो उतना ही रहेगा, मतलब उस पर डिपेंड किया क्या, अरे इधर जितना फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है उतना इधर भी है, मतलब एरिया ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट पे डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं, उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा पॉइंट क्या है। हाँ, अब पढ़ो एक बार फिर से पॉइंट पढ़ो क्या तो समझिएगा, पढ़ो। द लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एपरेंट एरिया, समझ आता है, मतलब अभी कौन सा एरिया प्रेजेंट है, अभी कौन सा एरिया कांटेक्ट में, इज इंडिपेंडेंट ऑफ एपरेंट एरिया बिटवीन द सरफेस इन कांटेक्ट। कब तक ऐसा होगा, जब तक नॉर्मल रिएक्शन है ना, नॉर्मल रिएक्शन रहेगा, सो लॉन्ग एज द नॉर्मल रिएक्शन रिमेन सेम, जब तक नॉर्मल रिएक्शन सेम रहेगा तब तक ऐसा होने वाला है। समझ में आ रहा पॉइंट क्या है। चलो तो अब नेक्स्ट ये पढ़ो, ये बता दिया शायद मैंने तुमको, पॉइंट नंबर 3 ये क्या था पढ़ो, द लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये पहले इधर सेकंड पॉइंट में देखा इंडिपेंडेंट किससे, अब देखो किस पे डिपेंड करता है, बता तुमको, मटेरियल पे डिपेंड करेगा और नेचर पे डिपेंड करेगा। द लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, अरे ये पढ़ के लो, ये सेम यहाँ पे आता है, सेम एग्जैक्ट वहाँ पे आएगा, जल्दी हो जाएगा। द लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल, मटेरियल पे डिपेंड करेगा और उसके नेचर पे भी डिपेंड करता है, एंड द नेचर ऑफ द सरफेस, सरफेस के नेचर पे डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है पॉइंट क्या, ये सेकंड पॉइंट समझा है क्या, सेकंड पॉइंट का लॉजिक याद है, सेकंड पॉइंट में कंडीशन दिया है नॉर्मल रिएक्शन सेम होना चाहिए, बराबर, नॉर्मल रिएक्शन डिपेंड किस पे करता है, एन का वैल्यू क्या होता है, mg, मतलब वेट पे डिपेंड करता है, समझा, वेट चेंज नहीं होना चाहिए, समझा, जब तक नॉर्मल रिएक्शन एज इट इज है तब तक तुम्हारा जो ये दिख रहा है
पढ़ा है तुमको, लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन वो एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही नॉर्मल रिएक्शन चेंज करो डिपेंड करने लगेगा वहां पे, समझा? याद रहेगा क्या है, 3 लॉ याद है? द लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, पहला, समझा? सेकंड क्या देखा, द लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ द सरफेस बिटवीन द कॉन्टैक्ट, बट इन कॉन्टैक्ट एज लॉन्ग, कब तक बताओ? जब तक तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन सेम रहेगा तो। और तीसरा, दो चीज पे डिपेंड करेगा, नेचर पे डिपेंड करेगा और मटेरियल पे डिपेंड करेगा, समझा? ऐसा है, सेम इधर है। काइनेटिक फ्रिक्शन वाले में क्या होता है, जब भी वो तुम्हारा कार ये अगर मोशन में आ गया तो कौन सा फ्रिक्शन आ जाएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। चलो फटाफट पढ़ते, पढ़ो क्या, वंस द स्लाइडिंग ऑफ ब्लॉक, देखो एक्चुअल में देखा जाए ना तो इधर प्रॉपर नहीं बोलना चाहिए काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में रोल हो रहा है ना, रोल हो रहा है। यही एग्जांपल लो, इससे ज्यादा अच्छे से समझेगा। ये एग्जांपल लो, ये वाला एग्जांपल, इधर रोलिंग हो सकता है क्या? रोलिंग उधर तो जहाँ टायर होता है, समझा? जहाँ पे टायर होता है, व्हील होता है, वहाँ रोलिंग होगा। इधर रोलिंग हो रहा था, समझा? इधर रोलिंग हो रहा था और स्टैटिक था, जब रुका था अभी स्टैटिक, और जब मोशन में आ गया तभी रोलिंग। यहाँ क्या रहेगा, यहाँ स्टैटिक समझा दिया, और जैसे ही मोशन में आ गया तो काइनेटिक आएगा। हाँ, वंस द स्लाइडिंग ऑफ ब्लॉक ऑन द सरफेस स्टार्ट्स, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अभी चेंज हो जाएगा। अब बताओ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन स्टैटिक रहेगा कि काइनेटिक रहेगा? हम लोग अभी तक बोल रहे थे फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, अब क्या बोलेंगे? फोर्स ऑफ काइनेटिक। देखो वहां पे वर्ड बोला है, फ्रिक्शन क्या होता है, बराबर उधर लिखा दो क्लियर, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, बोला नहीं कि स्टैटिक की काइनेटिक, ऑब्वियस चीज है। जब रुका था तो कौन सा फोर्स था, और जब मोशन में आ गया? एक बात बताओ, स्टैटिक ज्यादा था कि काइनेटिक ज्यादा था? तो काइनेटिक कम था, मतलब डिक्रीज हो गया ना, समझाया पॉइंट कैसा है? तो जैसे ही ब्लॉक स्लाइड होने चालू होएगा तुम्हारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिक्रीज होएगा और वो स्टैटिक से बन जाएगा अभी काइनेटिक बन जाएगा। आगे बढ़ो, पॉइंट नंबर 2, द फोर्स रिक्वायर्ड टू, अब ये बॉडी को कंटिन्यूसली आगे लेके जाना है तो उस टाइम पे कुछ तो फोर्स लगेगा, बराबर? वो वाला फोर्स वो तुम्हारे लिए हो जाएगा यहाँ पे फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, बराबर? पढ़ो, द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द बॉडी स्लाइडिंग स्टेडीली इज दस, अच्छा ये कम रहेगा ना, ये कम रहेगा, स्टैटिक वाले से कम रहेगा, इज दस लेस देन द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट स्टार्ट। याद है जस्ट स्टार्ट करने के टाइम पे स्टैटिक फोर्स था ना, स्टैटिक फ्रिक्शन था, जैसे स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होने के बाद आया काइनेटिक, जस्ट स्टार्ट हो रहा था तभी वहां पे क्या था, तभी स्टैटिक था, स्टार्ट जस्ट स्टार्ट हो रहा तो भी स्टैटिक है, लेकिन जब मूव होने स्टार्ट हो गया तो काइनेटिक में आ गए, मतलब वो जस्ट स्टार्ट वाले केस से अब तुम्हारा फोर्स कम लगेगा वहां पे, बराबर? और यही फोर्स को तुम लोग बोलेंगे फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। थर्ड पॉइंट, the force of friction that comes into play when the body, अभी force of friction आ गया है, अब तुम्हारा बॉडी कंटिन्यूसली आगे जा रहा है, बराबर? the force of friction that comes into play when the body is in steady, मतलब स्टेडी समझा रहा है, प्रॉपरली आगे जा रहा है, स्टेडी स्टेट ऑफ मोशन ओवर अनदर, एक सरफेस के ऊपर नहीं, ओवर अनदर सरफेस इज कॉल्ड एज काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, या फिर फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, वो भी चलेगा, समझा? अरे थियरी है, तुमको मतलब समझ लो पहले क्या है, मतलब समझा ना यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। जब मोशन में आ गया तो काइनेटिक, जब रुका था तो स्टैटिक, बाकी तो तुमको थियरी तो पढ़ना ही पड़ेगा, एग्जाम में थियरी तो लिखना ही पड़ता है। लास्ट, टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट व्हेन वन बॉडी इज एक्चुअली स्लाइडिंग ओवर द अनदर बॉडी इज कॉल्ड एज काइनेटिक फ्रिक्शन। उसका दूसरा नाम भी पहले बता दिया तुमको, डायनामिक फ्रिक्शन बोलते हैं, समझा? चलो इसका भी लॉ करते हैं, इसका लॉ इससे प्रॉपर्ली मैच होता है, बराबर? बहुत सिंपल है, जरा यहाँ पे ध्यान दो, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, जैसे यहाँ पे था, यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन था, वहां पे आगे काइनेटिक। अच्छा, जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है, बोलो क्या आता है? इक्वल टू आएगा और कांस्टेंट। जरा ध्यान दो, स्टैटिक फ्रिक्शन था, इससे देखो स्टैटिक फ्रिक्शन था, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन था, इसीलिए आया कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। फिर से सुनो, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन था, इसके लिए क्या आया? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक। अब क्या है? फोर्स ऑफ काइनेटिक, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, इसके लिए बोलो क्या आएगा? कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, और बाजू में तुम्हारा n तो रहेगा ही ना, समझा पॉइंट क्या है? बराबर? पॉइंट पढ़ो फर्स्ट, the force of kinetic friction Fk is directly proportional to normal reaction between the surface and contact। इधर भी था ना between the surface and contact, देखो ना यहाँ पे एग्जैक्ट सेम सेम है, ये भी मैच करे, खाली इधर चार लॉ है बस, और कुछ नहीं, बस 3 ये दिख रहा है, 2 तो एग्जैक्ट मैच करना है। जैसे याद है ये इंडिपेंडेंट था सरफेस से, अरे याद है सेकंड वाला पॉइंट, द लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक बोलेंगे, इधर क्या बोलेंगे? द लिमिटिंग फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एपरेंट एरिया ऑफ द सरफेस इन कांटेक्ट। ये भी डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन कब तक बताया था? जब तक नॉर्मल रिएक्शन चेंज नहीं होता है ना, या फिर जब तक नॉर्मल रिएक्शन सेम रहता है, ऐसा पढ़ लो। पॉइंट नंबर 2, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप एंड एपरेंट एरिया ऑफ द सरफेस इन कांटेक्ट, समझा? वो कितना एरिया कांटेक्ट में था उस पर डिपेंड नहीं करेगा। थर्ड वाला याद है यहाँ पे क्या था? नेचर पे डिपेंड करता है, मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करेगा, और मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा एक्चुअली, बराबर? ऐसा पॉइंट नंबर 3 सेम पॉइंट है, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन डिपेंड्स, अभी डिपेंड करेगा ऑन द नेचर एंड द मटेरियल ऑफ द सरफेस इन
कॉन्टेक्ट, समझा क्या है बराबर। अब जरा एक पॉइंट समझो, यहाँ पे ध्यान दो, देखो एक बॉडी दूसरे बॉडी पे स्लाइड हो रहा है, एक बॉडी दूसरे बॉडी पे कितना स्पीड से स्लाइड होता है, समझा, उस पर डिपेंड नहीं करता है फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। समझा मैंने क्या बताया, फिर से सुनो, एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर स्लाइड कर रहा है, अभी तुम सोचेंगे ज्यादा स्पीड में स्लाइड किया तो ज्यादा फ्रिक्शन, ऐसा कुछ नहीं है बराबर। स्पीड कितना भी रहने दो, मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, समझा, ये पॉइंट समझ लो बराबर। तो स्पीड पे डिपेंड करेगा क्या, मोशन पे डिपेंड है, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन जितना है उतना ही रहेगा, समझा। लास्ट पॉइंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द, आ गया ना वर्ड, इंडिपेंडेंट ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब स्पीड, खाली वेलोसिटी के पास डायरेक्शन होता है और क्या है, समझा, समझा। तो वो इंडिपेंडेंट है रिलेटिव वेलोसिटी का कितना, हाँ, लेकिन ये भी होना चाहिए ज्यादा स्पीड ज्यादा वेलोसिटी चलेगा क्या, और ज्यादा कम भी चलेगा क्या, उनके बीच में होना चाहिए। आगे कहाँ गया, बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सरफेस प्रोवाइड, कुछ कंडीशन है, प्रोवाइडेड दैट द रिलेटिव वेलोसिटी, जो तुम लोग पढ़ रहे हैं, नाइदर टू स्मॉल, ज्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, उसके बीच में होना चाहिए। देखो बेसिक बेसिक, वैसे तो आज पूरा थियरी था बरा, लेकिन क्या करते, पढ़ाना तो पड़ेगा ही। ध्यान दो क्या क्या पढ़ा, एक बार देखते। इलास्टिक हिस्टैरिसीस याद है, इलास्टिक हिस्टैरिसीस, इसमें याद है हम लोगों ने कुछ पढ़ा था, कुछ हमारे पास ऐसा मटेरियल है वल्कनाइज्ड रबर, बराबर, वल्कनाइज्ड रबर बताया था ना, उसमें एक बार स्ट्रेस डायरेक्ट डिक्रीज हुआ जीरो तक, उसी टाइम पे तुम्हारा स्ट्रेन जीरो नहीं होता है, समझा ना, इसी प्रॉपर्टी के बोलते हैं हम लोग इलास्टिक हिस्टैरिसीस। फिर सेकंड क्या पढ़ाया तुमको, हार्डनेस। हार्डनेस किसको अपोज करता है, प्लास्टिसिटी। और यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी आया था, बेंडिंग, स्क्रैचिंग और कटिंग ना, उसको अपोज। फिर पढ़ा है स्ट्रेंथ, ज्यादा फोर्स लग रहा है, ज्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स लग रहा है, मतलब स्ट्रेंथ ज्यादा है। अच्छा बताओ सबसे हार्डेस्ट मटेरियल और सबसे लीस्ट हार्डेस्ट मटेरियल एल्यूमिनियम, बराबर। फिर यहाँ पे तुमको दो चीज और आया था, स्टील स्ट्रेंथ ज्यादा है और प्लास्टिसाइन क्ले का स्ट्रेंथ कम है। फिर टफनेस बताया, टफनेस में उल्टा हो गया, प्लास्टिसाइन क्ले का टफनेस ज्यादा था, समझा। फिर पढ़ाया तुमको फ्रिक्शन, फ्रिक्शन वाला समझा, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या आता है, फ्रिक्शन। अगर हमारा अप्लाइड फोर्स जो है उसकी वजह से ब्लॉक नहीं हिलता है, इसका मतलब क्या है, तुम्हारा अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से कम है और उस टाइम पे अप्लाइड फोर्स को फ्रिक्शनल फोर्स बैलेंस करता है, केस 1 ना, इधर पढ़ाया था ना केस 1, बराबर। सेकंड केस में अगर तुम्हारा अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा हो गया या फिर इक्वल भी आ गया तो ब्लॉक मूव होने चालू हो जाएगा, समझा। और थर्ड केस में अगर तुम्हारा अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा हो गया तो काइनेटिक फ्रिक्शन में चेंज हो जाएगा, स्टैटिक गया अभी, समझा। फिर तुमको मैंने यहाँ पे लॉ पढ़ाया, पहला लॉ याद है, The fourth limiting force of static friction is directly proportional to normal reaction, समझा। सेकंड याद है क्या था, जो लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो एरिया ऑफ द अपरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है, कब तक, जब तक नॉर्मल रिएक्शन चेंज नहीं होता है, मतलब नॉर्मल रिएक्शन सेम रहता है। थर्ड याद है, नेचर पे डिपेंड करेगा, मटेरियल पे डिपेंड करेगा, सेम यहाँ पे भी आया था। यहाँ पे चौथा वाला याद है क्या, फोर्थ वाला एक्स्ट्रा क्या था, रिलेटिव वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन कंडीशन है प्रोवाइडेड दैट द रिलेटिव वेलोसिटी ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा कम भी नहीं होना चाहिए। काइनेटिक फ्रिक्शन याद है, एक बार तुम्हारे ब्लॉक स्लाइड होने चालू हो गया वो टाइम पे तुम्हारा अब जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रहेगा वो स्टैटिक वाले से कम हो जाता है और अब कौन सा आ जाता है, काइनेटिक, समझा। याद है ना, थियरी था, थोड़ा पढ़ना तो पड़ेगा, ऐसा नहीं कि पूरा मैथमेटिक्स तो मैं ऑन द स्पॉट याद करा दूं तुमको, थियरी तो पढ़ना ही पड़ता ना। थियरी में मेरा काम है समझाना क्या हो रहा है, बाकी तो तुमको एक बार तो पढ़ना पड़ेगा इसको, समझा। ठीक है चलो।